Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay. So we started subject verb agreement और subject verb concord. बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा इजी सा टॉपिक होता है जो हमने कल स्टार्ट किया. इट इज बेस्ड ऑन सम लॉजिक्स एंड सम मैजिक्स. सम लॉजिक्स मतलब कुछ बातें कॉमन सेंस है और मैजिक मतलब कुछ रूल्स डायरेक्ट है जो आपको याद रखने हैं. ठीक है. तो उसके हमने स्टार्ट करने के बाद कॉनकोर्ड्स की डेफिनेशन देख ली. तीन तरह के कॉनकोर्ड्स होते हैं वो उसके बारे में सीखा. ठीक है. और कुछ तीन रूल्स हमने फिक्स याद किया है ना. फटाफट से रिकॉल करते हैं. पहला रूल था विथ अलोंग विथ टुगेदर विथ एज वेल एज बिसाइड्स. एक ही फ्लो में याद होना चाहिए. इसके साथ जो मेन सब्जेक्ट होता है पहला होता है, दूसरा वाला सेकेंडरी होता है. यूं का इसके बाद वाला सब्जेक्ट कभी भी प्राइमरी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, सेकेंडरी रहेगा वो हमेशा. ठीक है. नेक्स्ट हमने सीखा आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो. इसमें बाद वाला होता है, प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड लगता है. ठीक है. फिर आइदर, ईच एवरी, आइदर नाइदर ऑलवेज टेक्स ए सिंगुलर वर्ब इफ इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट. अच्छा, वो कहीं बाद में ऑब्जेक्ट की जगह रखा है, देखिए शक्ल देखते ही मत लगा देना सिंगुलर. वो चीज है, सब्जेक्ट डिसाइडर, वर्ब डिसाइडर होनी चाहिए, यानी सब्जेक्ट की कुर्सी पे बैठी हुई होनी चाहिए. ठीक है. और एक लास्ट और सीखा कि एंड से कनेक्शन करते हैं तो जिम्मेदारी दोनों पे होती है, तो वर्ब प्लूरल यूज करते हैं. बट अगर वो दोनों मिलकर एक ही यूनिट बना रहे हैं इस तरीके से कि उनकी सार्थकता खत्म हो रही है, एक के बिना दूसरा अधूरा, दूसरे के बिना पहला अधूरा, तो वी विल कंसिडर देम एज वन यूनिट एंड वन यूनिट के हिसाब से सब्जेक्ट भी लग जाएगा सिंगुलर. अच्छा, ऐसी वन यूनिट और ऐसी वन यूनिट दो दो आ जाए तो फिर वापस टू यूनिट हो गई. जैसे ब्रेड एंड बटर एंड राइस एंड करी अब आ रहेगा, क्योंकि ब्रेड एंड बटर एक यूनिट थी, राइस एंड करी दूसरी यूनिट थी, लेकिन अब मैंने दोनों का एक ही केस में जिक्र कर दिया तो वापस दो यूनिट हो गई. ठीक है ना. तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं हो जाता कि ब्रेड एंड बटर जहां भी दिखे सिंगुलर या राइस एंड करी जहां भी दिखे सिंगुलर. आपको मैजिक के साथ साथ लॉजिक भी लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा. ठीक है. चलें अगले रूल्स पे. अब जो अगले रूल्स हैं थोड़े इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि अगले रूल्स ऐसे हैं जो हमारी डे टू डे लैंग्वेज से कम रिलेट करते हैं या करते ही नहीं है कुछ, एक तो है ना. और अब तक जो आए थे वो डे टू डे लैंग्वेज से रिलेट कर रहे थे तो इजी थे, है ना. चलो शुरू करते हैं. सेंटेंस स्टार्ट करेंगे हम. हंड्रेड्स ऑफ कैटल, इसमें सेलेक्ट करो आप वर्ब. हंड्रेड्स ऑफ कैटल वॉज ए वर्स सीन 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर. पास्चर का मतलब क्या होता है? हाँ. चरागा. पास्चर मतलब चरागा, जहां पे जानवर चरते हैं, खाली लैंड होती है, चरागा. ठीक है. तो उस पास्चर, उस चरागा से 2 मील की दूरी पर, उससे थोड़ा सा बियॉन्ड मतलब आगे जाना, उससे 2 मील की दूरी पर आगे जाओ तो क्या देखे गए? हंड्रेड्स ऑफ कैटल देखे गए. कैटल मवेशी समझते हो, मवेशी जानवर है ना, जैसे बकरी, गाय, ये सब मवेशी में आते हैं. हंड्रेड्स ऑफ कैटल वहां पर देखे गए. क्या वर्ब यूज करोगे बताओ? वॉज क्यों? तो कैटल बेटा, आपको ऐसा लग रहा है कि कैटल का प्लूरल नहीं होता. कैटल का प्लूरल होता है, लेकिन कैटल का प्लूरल कैटल ही होता है, लेकिन प्लूरल तो हो रहा है. तो इसीलिए नाउन को पढ़ना जरूरी होता है इससे पहले ना. चैप्टर नंबर 1 नाउन में तो थे शायद आप. कौन कौन था नाउन वाले के क्लास में मेरे साथ यहाँ पे? बेटा उसको रिवाइज कर लेना, इसमें हेल्प मिलेगी. वहां पे मैंने सिखाया है कि कैटल और शीप, इनका प्लूरल सेम होता है, पर होता तो है क्या? नहीं, नंबर के अकॉर्डिंग. कितने नंबर है? 100 इज ग्रेटर देन 1, सो इट इज प्लूरल. ठीक है. नंबर आखिर लिखा हुआ है ना नंबर, तो यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है. आप उसको कैटल्स नहीं कर सकते. सो ये प्लूरल, तो इस नंबर से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है, प्लूरल वर्ब आनी है. तो बॉस कैसे आएगा? वरी तो आएगा. एक मिनट, एक मिनट. मैंने कहा कि एक बच्चा इस क्लास में बैठा है. अब मैं कह रहा हूं दो बच्चे इस क्लास में बैठे हैं. क्लास तो एक ही है और बच्चे तो दो हैं. इंफॉर्मेशन किसकी है? क्लास की थोड़ी ना है. क्लास में बैठना तो उनकी, इनकी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मतलब उनका जगह बता रहे हो आप. लेकिन इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट वहां पे वो नहीं है. सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? हंड्रेड्स ऑफ कैटल. बात इसकी करी जा रही है. तो दी इट विल डिसाइड द वर्ब एंड नॉट दैट प्लेस. ठीक है. उस पास देखो, एक उस चरागाह से 2 मील की दूरी पर सैकड़ों, हंड्रेड्स मतलब हंड्रेड्स ऑफ, सैकड़ों मवेशी देखा गया या देखे गए? देखे गए. सैकड़ों लगा दिया ना. या तो मैं ऐसे कहता एक मवेशी देखा गया. जब मैंने सैकड़ों मवेशी कह दिए तो देखे गए आएगा, ऑब्वियस बात है. ठीक है, डन. तो यहां पर तो आ गया वर, यहां पर तो आ गया वर. अब आपने इसी में गलती करी तो फिर आगे की जर्नी थोड़ी सी मुश्किल होगी. ये तो मैं अज्यूम करता हूं, इसमें तो बता देते. अब अगला सेंटेंस देखो, पढ़ो ध्यान से और डिसाइड करना अच्छे से, तबियत से. टेक योर टाइम. आराम से.
हड़बड़ाहट नहीं। वरी लगेगा। अच्छा, अब जब तक आप इन सेंटेंस को स्ट्रक्चर में तोड़ नहीं सकते तब तक ये कंफ्यूजन चलता रहेगा, फिर वही तुक्के मारते रहो कौन सा सेट लग रहा है उसके। उसमें क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम वालों के तुक्के थोड़े ज्यादा लग जाते हैं, हिंदी मीडियम वालों के थोड़े कम लगते हैं, बस प्रोपोर्शन ही होता है। बाकी 100% एक्यूरेसी तो नहीं मिलती है, या 99% या मोर देन 90% एक्यूरेसी चाहिए, तो स्ट्रक्चर में तोड़ना पड़ेगा। तोड़े। देखो बेटा, ऊपर वाला सेंटेंस है उसमें बात हंड्रेड्स ऑफ कैटल की करी जा रही है, तो इट इज माई सब्जेक्ट, ऊपर लिख देता हूं, इट इज माई सब्जेक्ट। वॉज या वर सीन, इट इज माई वर्ब। अब 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर आपको जगह की जानकारी दे रहा है, सो इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब लिख देता हूं शॉर्ट में। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नहीं होता। आपको पहली ही क्लास में बताया था कि सेंटेंस कुछ जिस स्ट्रक्चर में टूट सकता है उसमें एक स्ट्रक्चर ये भी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। समझ में बात? ठीक है। अब सेकेंड सेंटेंस में हुआ क्या? सेकेंड सेंटेंस में हुआ ये कि ये जो 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर है ये उठ के स्टार्टिंग में आ गया, आ गया, और ये जो हंड्रेड्स ऑफ कैटल है ये उठ के लास्ट में आ गया। इसके अलावा और कोई चेंजेस है क्या? तो सोचने वाली बात यह है कि एडवर्ब अगर शुरू में आ जाए सब्जेक्ट से, वर्ब से पहले, तो पहली चीज तो क्या वो अलाउड है क्या सर? ऐसा एडवर्ब उठ के स्टार्टिंग में आ सकता है क्या? तो आंसर इज यस, इट इज अलाउड। एडवर्ब सब्जेक्ट की जगह आ सकता है, सब्जेक्ट को एडवर्ब की जगह बेच सकते हैं, अलाउड है। बट बट है वो आज भी एडवर्ब ही। ऐसा नहीं है कि ये यहां बैठ गया तो इस सब्जेक्ट बन गया। है वो आज भी एडवर्ब ही। तू आज भी एडवर्ब ही है, तू आज भी वर्ब भी है, और तू आज भी सब्जेक्ट ही है। और अगर तू सब्जेक्ट है तो आज भी तू ही वर्ब को डिसाइड करेगा। एडवर्ब की क्या औकात? एडवर्ब कैन नॉट डिसाइड द वर्ब। वर्ब डिसाइडर इज ऑलवेज गिवन अथॉरिटी टू सब्जेक्ट। तो कल भी हंड्रेड्स की वजह से वर आ रहा था, आज भी हंड्रेड्स की वजह से वर ही आएगा। समझ गए? So there are two structures of using an adverb. See the structure, subject plus verb plus adverb, and the other structure is adverb plus verb plus subject. इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स में वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार फिक्स होगी एंड नॉट यूजिंग एन एडवर्ब। लेकिन ऐसा ऐसा औरों में नहीं होता। लेट्स मैंने कहा कि ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। अब इस सेंटेंस को मैं ब्रेक करूं स्ट्रक्चर वाइज, तो ही इज द सब्जेक्ट, इज द वर्ब, और ए टीचर कॉम्प्लीमेंट है। तो ये तीसरा स्ट्रक्चर था ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को चेंज कर दें। ए टीचर ही इज, दिस इज नॉट ए वैलिड स्ट्रक्चर। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह करते हैं तो वो वैलिड होता है, लेकिन फिर उसके साथ चेंजेस भी होते हैं, वो पैसिव वॉइस होती है, लेकिन उसके साथ फिर और चेंजेस भी होते हैं। ऐसे नहीं कि उठा के रख दिया। बट एडवर्ब के केस में आपको अथॉरिटी आप ऐसे कैसे उठा सकते हो विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। बट रख दो वो ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से वर्ब को मत चलाने लग जाना। तो एग्जाम में सेंटेंस ये क्यों आएगा? ये आएगा जिसमें सब्जेक्ट बाद में रखा हुआ है, आपको सोचना है कहां है सब्जेक्ट, ढूंढना है। अभी तो बोल्ड लेटर्स में, एग्जाम में थोड़ा ना बोल्ड लेटर्स में आएगा ये। अभी तो ये काला काला हो रहा है देखो, पहचान करने के लिए। लेकिन एग्जाम में तो ये सब एक ही फ्लो में आएगा, आपको पहचाना है कि ये सब्जेक्ट है और ये एडवर्ब है। समझे क्या? समझे? एक सेंटेंस और देता हूं इसी सीरीज का। अंडर ए ट्री वॉज या वर स्लीपिंग 2 वर्कर्स। वर, देखो अंडर ए ट्री, ये तो जगह की जानकारी है ना, ठीक है ना। सो रहे थे पेड़ के नीचे, ये बात मैं पहले बोल सकता हूं, पेड़ के नीचे। अब सो रहा था या सो रहे थे? जब दो हैं तो सो रहे थे। पेड़ के नीचे सो रहे थे 2 वर्कर्स। अब मैं इसको स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट में लिखूं तो ऐसे तो लिखूंगा 2 वर्कर्स वर स्लीपिंग अंडर इट। देखो करेक्ट स्ट्रक्चर में रखने की कोशिश करो। 2 वर्कर्स वर स्लीपिंग, इधर 2 वर्कर्स लिख दो, वर स्लीपिंग अंडर ए ट्री। अभी करेक्ट स्ट्रक्चर है। तो अंडर ए ट्री वाज एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो एडवर्ब को स्टार्टिंग में रख सकते हैं ना, रख दिया मैंने। लेकिन अभी भी वर्ब तो ही डिसाइड करेगा। अच्छा, अब और मोर पर्टिकुलरली चले जाऊं मैं, तो मोर पर्टिकुलरली देखना बेटा कैसे पता लगाएंगे। हम सबसे पहले पकड़ेंगे एक्शन को। एक्शन क्या है? सोना। यहां पे एक्शन क्या है? दिखना। सोना, दिखना। ट्री ने सोने का काम किया या वर्कर्स ने? सो वर्कर्स इज सब्जेक्ट। एक्शन पकड़ लो, क्या एक्शन हुआ है वहां पे? दिखा कौन? पास्चर दिखा या मवेशी दिखे? मवेशी दिखे।
पास्चर के दिखने की जानकारी थोड़ा है कि वहां पे चरागाह दिखा, जानकारी किसकी है, वहां पे मवेशी दिखे। तो एक्शन को पकड़ो और फिर दोनों में से डिसाइड करो, तो वो डिसाइड करेगा कि सब्जेक्ट ये है, कि जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्क। डन, ठीक है। ये बताना, आउटसाइड द होटल इज या आर ए बार, बार बार इज ए बार। भाई होटल के बाहर, होटल के बाहर बार है, तो होटल के बाहर की जानकारी थोड़ा ना दी जा रही है, बार के होने की जानकारी दी जा रही है। तो बार डिसाइड करेगा, अगर मान लो यहाँ पे ए बार की जगह कल को 2 बार्स आ जाए, कैसे, ए की जगह क्या आ जाए, 2 बार्स आ जाए, तो फिर आर आ जाएगा। समझ गए? तो ये रूल कंप्लीट है, ठीक है ना, ये रूल यहाँ पे डन है। अब जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट सीरीज है, क्योंकि छोटा सा ही रूल था तो इधर ही एडजस्ट कर दिया मैंने, अगली स्लाइड पे नहीं लेके गया। ये नेक्स्ट रूल है बेटा, है ना, ठीक है। और थोड़ा बहुत इससे कनेक्ट हो रहा है, चलो बताओ उसमें, दैट ही इज अ डॉक्टर इज या आर सर्टेन। इज आएगा, सर्टेन मतलब निश्चित, सर्टेनिटी होती है ना, ये बात निश्चित है कि वो एक डॉक्टर है, दैट ही इज ए डॉक्टर, कि वो एक डॉक्टर है, इज सर्टेन निश्चित है, कि वो एक डॉक्टर है निश्चित है, कि वो एक डॉक्टर है निश्चित है, मतलब ये बात निश्चित है कि वो एक डॉक्टर है, मतलब आई एम श्योर दैट ही इज अ डॉक्टर। जी आएगा। और अब आपके क्या ख्याल है, जैसे चश्मा वश्मा लेने जाते हो तो वो कहता है ना, एक एक स्लाइड लगाया, अब कैसा दिख रहा है सर, थोड़ा सही दिख रहा है, अच्छा अब आपके क्या ख्याल है, अब बताओ आप कैसा दिख रहा है। तो अब आपके ख्याल चेंज हुए क्या सेकेंड सेंटेंस के लिए। हाँ जी, दैट दे आर ऑल डॉक्टर्स इज सर्टेन, क्या, आराम से, मैं पढ़ूंगा तो सब कुछ ही हो जाएगा, एग्जाम में मैं थोड़ा ना पढ़ने। देखो होता क्या है कि हम जब पढ़ाई करते हैं तब तो अपन क्या जल्दीबाजी करते हैं, अच्छा ये होगा ये होगा, चलो आंसर देख लेता हूँ, सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता, देख लेता हूँ आंसर क्या है ना, और और फिर एग्जाम में सोचते फिरते हैं दैट ही दैट। तो ये सोच विचार अभी करो ना, ताकि एग्जाम में जल्दी टिको, मतलब एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं हम। सोच विचार करो तो सही, पढ़ो तो सही आराम से, आ रहेगा। अच्छा दूसरे और पहले सेंटेंस में डिफरेंस बता दो आप। इसमें ये कह रहा है कि वो एक डॉक्टर है निश्चित है, इसमें कह रहा है कि वो सारे डॉक्टर्स हैं निश्चित है। सुनो, निश्चित क्या है, वो बात की वो एक डॉक्टर है, वो बात की वो एक डॉक्टर है, इस ये बात निश्चित है ना, ये बात निश्चित है ना, डॉक्टर थोड़ा निश्चित है, डॉक्टर थोड़ा निश्चित है, मैं जो बात कह रहा हूं ये निश्चित है, यानी मैं सच कह रहा हूं ये बात निश्चित है। कहने का मतलब लॉजिक इज दैट कि वो डॉक्टर है या नहीं है इस बात पे फोकस नहीं कर रहा है, फोकस इस पे कर रहा है कि जो मैं कह रहा हूं ना तेरे को वो सच है, ठीक है। तो इसमें इसने कितनी बात बताई, एक बात बताई, जिसको अपन पूरी बात को इट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इट इज सर्टेन होता ना, होता नहीं होता भाई, पूरी बात को मैं किससे रिप्लेस करता, इट से रिप्लेस करता। जैसे मैं पहले एक लाइन लिख देता कि ही इज ए डॉक्टर, और फिर मैं फुल स्टॉप लगा के कह सकता हूँ इट इज सर्टेन, ये सर्टेन है जो मैंने पहले बात कही। अब इसने इस बात के अंदर डॉक्टर्स की संख्या बढ़ा दी, तो क्या हुआ, बात तो अभी भी एक ही है, कहानी तो वो एक ही बता रहा है ना, कथन तो उसका एक ही है जो निश्चित है, निश्चित तो कथन है, तो अभी भी इस ही आएगा, ठीक है। अभी थोड़ा कॉन्सेप्चुअलाइज भी करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आपको, आप इस तरीके से समझो, हाँ बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है, देखो दैट का मतलब होता है की वर्ड कब लगाते हैं, की वर्ड कब लगाते हैं, जब आप नरेट करते हो, ठीक है ना, नरेशन में की वर्ड कब लगाते हो, जब आप नरेट कर रहे हो, तो आप एक कहानी सुना रहे हो कि वो एक डॉक्टर है, कहानी एक ही है ना, कहानी है। अब आप दूसरी कहानी सुना रहे हो कि वो सारे डॉक्टर से, कहानी तो अभी भी एक ही है, कहानी तो एक ही है, उस कहानी के अंदर क्या हुआ उससे मैं थोड़ा रिलेट करूंगा, उस कहानी के अंदर क्या हुआ इस बात से थोड़ा रिलेशन है, कहानी तो एक ही है। सर्टेन क्या है, वो कहानी जो मैंने कहा, यानी सच क्या है, जो वो कहानी है, ठीक है। अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअलाइज कर दूं तो आपके लिए इजी हो जाएगा, बट फिर भी मैं ये चाहता हूं कि आप इस तरीके से सेंटेंस को पढ़ो, कॉन्सेप्चुअलाइज कर दें, ठीक है। देखो बेटा, जब सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट आता है तो उसको क्लॉज कहते हैं, बताया था ना मैंने, तो ये क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है, उपवाक्य, वाक्य में वाक्य है, उपवाक्य,
ठीक है। अब एक पूरा का पूरा क्लॉज है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो एक ही क्लॉज ना। उस क्लॉज के अंदर क्या हो रहा है उसकी उससे थोड़ा हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो क्लॉज कितने। तो क्लॉज इधर भी एक ही, क्लॉज इधर भी एक ही है, तो एक क्लॉज एक वर्ब, एक क्लॉज एक वर्ब। तो कॉन्सेप्ट से जब एक क्लॉज, यदि सेंटेंस में कोई क्लॉज सब्जेक्ट का कार्य करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कोई क्लॉज अगर सब्जेक्ट का कार्य करे, भाई यहाँ पे सर्टेन होना कोई एक नाउन या प्रनाउन नहीं लिखा हुआ है, एक पूरा क्लॉज लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक पूरा का पूरा क्लॉज लिखा हुआ है, तो ये पूरे दोनों के दोनों क्लॉजेस तो एक ही हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा क्लॉज की संख्या बढ़ा दो, अब प्लूरल हो जाएगा। क्लॉज की संख्या बढ़ा दो, एक सेंटेंस देता हूं, इधर नहीं लिखा हुआ, हम बनाते हैं। दैट दैट ही इज ए डॉक्टर, दैट ही इज ए डॉक्टर, सेम टू सेम, कि वो एक डॉक्टर है। एंड दूसरा क्लॉज कह रहा हूं, एंड ही इज ए नाइस पर्सन। अब मैंने दो बातें बता दी आपको, अब आप आर सर्टेन लगाओगे। एंड भी आ रहा है तो ऑब्वियसली आप दो क्लोजेस को एंड से ही तो जोड़ोगे। तो ये पूरा जैसे राम एंड श्याम होता है तो आर लगाते हैं, तो ही इज ए डॉक्टर को राम मान लो, ही इज ए नाइस पर्सन को श्याम मान लो। जैसे दो प्रनाउन दो नाउन जुड़ते हैं तो दो क्लोजेस भी तो जुड़ सकते हैं एंड से। ठीक है, अच्छा एक और तरीका देख लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूं, इट इज सर्टेन दैट ही इज ए डॉक्टर। टेल मी, ये बात निश्चित है कि वो एक डॉक्टर है। अब तो बिल्कुल ही पकड़ में आ गई होगी बात, अब तो बिल्कुल ही पकड़ में आ गई होगी। ये बात निश्चित है कि वो एक डॉक्टर है। तो अगर मैं इस बात को लिखूंगा तो भी तो ऐसे लिखूंगा कि इट इज सर्टेन दैट दे आर ऑल डॉक्टर्स। दैट के बाद जो चीज आ रही है, भाई दे आर ऑल डॉक्टर्स, वो क्या इसको बदलने के लायक है क्या? इसको थोड़ा बदल सकता है वो। हाँ वो डॉक्टर्स हो गए तो तेरा मैंने प्लूरल कर दिया है, चेक कर ले, उस क्लॉज के अंदर मैंने प्लूरल कर दिया है, बट मेन सेंटेंस तो आज भी सिंगुलर है। समझ में आई, पकड़ में आई बात? ठीक है चलें आगे। ठीक है, ओके। अच्छा क्लॉज का कनेक्शन दैट से होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कंजंक्शन पढ़ने पड़ेंगे। क्लॉज का कनेक्शन व्हाट, विच, हु, व्हेन, रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, सबसे हो सकता है। तो क्लॉज का है मैंने, दैट वाला क्लॉज का ऐसा नहीं है दैट वाला ही दैट से कनेक्टेड क्लॉज हो, ऐसा नहीं कहा। किसी भी कंजंक्शन से कनेक्टेड क्लॉज मिल जाए, अगर वो सब्जेक्ट की जगह बैठा है तो वर्ब विल बी सिंगुलर। डन, नेक्स्ट। ये बताओ, देयर इज अ बॉय इन द क्लास, देयर आर अ बॉय इन द क्लास। ये तो बोलने में भी पता चल रहा है। और अगर बॉय की संख्या बढ़ा दूं, देयर इज 10 बॉयज इन द क्लास या देयर आर 10 बॉयज इन द क्लास? देयर आर, ये तो बोलने में भी समझ में आ रहा होगा ना। तो ये रूल भी इजी है, रूल ये है। अच्छा एक सेंटेंस और लो, the following is the problems, the following are the problems in the execution of ओके okay. ठीक है, उन्होंने किया उनका काम, अब हमारा काम करें हम। द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम्स, द फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स, क्या कहा आपने, आर द प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि आपने ये इज और ओके स्टूडेंट्स, तो कहाँ फंसे थे हम लास्ट? पावर कट की वजह से एक बार आ जाओ, कौन सी स्लाइड तक आ गए थे? ये हो गया था 100 माइल्स वाला, और ये वाले कर रहे थे हम, राइट? देयर द फॉलोइंग वाली स्लाइड चल रही। चलो इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, होपफुली अब पावर कट नहीं होगा, हम खत्म करें इस चीज को। हाँ जी, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था। तो हम क्या कर रहे थे, हम इस चीज पे, आप इस चीज पे फोकस करो कि आपने यहाँ पे इस भरा बिल्कुल करेक्ट है, आपने यहाँ पे आर भरा वो भी करेक्ट है, और आपने यहाँ पे आर भरा वो भी करेक्ट है। आपने भरा किसके वजह से? इस ए बॉय की वजह से, आपने 10 बॉयज की वजह से भरा, आपने प्रॉब्लम्स की वजह से। तो देखो कई बार आप खुद रूल बनाते हो, तो कैन यू फ्रेम द रूल? द रूल इज, देयर या द फॉलोइंग से अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग हो, देयर या द फॉलोइंग से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो, तो पहली चीज ये होती है कि इसके बाद क्या क्या आ सकता है। तो उसके बाद 100% वर्ब आएगी, और वर्ब के 100 के बाद 100% नाउन आना ही चाहिए। पहली बात तो अगर ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हुआ तो सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो हो रहा है ना ऐसा, देखो देयर के बाद वर्ब, वर्ब के बाद नाउन आ रहा है, देयर के बाद वर्ब, वर्ब के बाद नाउन आ रहा है, द फॉलोइंग के बाद वर्ब और वर्ब के बाद नाउन आ रहा है क्या? अब बात करते हैं सर वर्ब कौन डिसाइड करेगा, तो बेटा ये जो नाउन आ रहा है ना, यही वर्ब को डिसाइड करेगा।
ये जो नाउन आ रहा है वर्ब के बाद, बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें वर्ब के बाद वाला नाउन वर्ब को डिसाइड करता है, बट देयर या द फॉलोइंग से स्टार्ट कर रहे हो तो वर्ब से पहले तो कुछ नाउन है ही नहीं ना, तो वर्ब के बाद वाला नाउन इसको डिसाइड करेगा, तभी तो ये एक्सेप्टेड रूल है। वर्ब से पहले वाला अगर नाउन डिसाइड करता तो वो तो सिंपल ग्रामेटिकल कॉनकॉर्ड है, फिर ये अलग से क्यों पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, डन। तो रूल सेज, लॉजिक प्लस मैजिक मिला के याद करो, कुछ फिक्स रूल्स भी याद करो और कुछ इसको लॉजिक से भी याद करो। इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स में वर्ब नाउन के अनुसार फिक्स होगी। कौन से नाउन के अनुसार? वर्ब के जस्ट बाद वाले नाउन के, क्योंकि इसके बाद तो नाउन ये भी आ रहा है, क्लास भी आ रहा है, क्लासेस कर दूं तो इसको आप इजी रखोगे। ठीक है, वर्ब के जस्ट बाद वाले नाउन, वर्ब के जस्ट, हाँ, तो फिर आगे अ बॉय एंड ए गर्ल पूरा है ना मेरा सब्जेक्ट, तो उस हिसाब से प्लूरल लगाते नहीं लगाते। ठीक है ना, डन। ओके, नेक्स्ट। अब ये बताना, देखें, पढ़ो नीचे वाला सेंटेंस। इट इज या आर दीज ऑब्ससीन फिल्म्स दैट लीड द यूथ टू देयर मॉरल डिग्रेडेशन। ये वो ऑब्ससीन मतलब होती है घिनौनी, ये वो घिनौनी या भद्दी फिल्म्स हैं जो कि आज के यूथ को, यंग जनरेशन को उनकी नैतिक पतन की ओर लेके जा रही है, मॉरली दे आर डिग्रेडिंग। तो क्या, किस, मुझे बताओ मतलब किसका पूछ रहे हो आप? मतलब मैं बता दूंगा, आ ग्रामर लगाओ। हाँ, इज या आर, आराम से, टेक योर टाइम। पक्का? व्हाट अबाउट, अच्छा अगर कल को मैं दिस दीस की जगह दिस ऑप्शन फिल्म करता तो अब क्या आता? अब तो 100% ही जाता। तो अगर दिस का दीस कर दूं और फिल्म का फिल्म्स करूं तो भी यही आएगा। पक्का? देखो एक लॉजिक ये भी लग जाता है कि सर अगर इससे डिसाइड होता भी तो फिर ये उधर ही शामिल कर देते सर, आप 3 का रूल बना देते हैं, आप क्यों अलग बता रहे हो उसको? ऑब्वियस बात है। तो इट के साथ वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, इट के साथ आर आ ही नहीं सकता, चाहे आगे कुछ भी लिखा हुआ हो, कुछ भी, मुझे ध्यान ही नहीं देना, मुझे भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, सो द रूल सेज इट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना। एक्चुअली इट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है ये तो बहुत पहले बता चुके हैं, बट इट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना यह बता रहे हैं, मतलब आगे वाली चीज से भ्रमित नहीं होना है। ये कोई पहली बार थोड़ा ना बता रहे, फिर तो कोई कहे सर अब ही के साथ भी बताओ, अब शी के साथ से बताओ। इट के साथ तो मैं बता चुका हूं, ये तो ग्रामेटिकल कॉन्कॉर्ड है कि इट के साथ इज आएगा, है ना। और जब आप पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाते हैं प्रोनाउन चैप्टर में, नरेशन चैप्टर में, तभी अपन देखते हैं ही शी इट सिंगुलर और दे उसका क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। बट द प्रॉब्लम इज कि इसके बाद जो भी बात आए तो कई बार प्लूरल सेंस में आती है, तो हमको उसको नहीं देखना है, हमको इजी लगाना। चले नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये 3 रूल सीखे, देयर, द फॉलोइंग और इट के। अब बताना, पेज आफ्टर पेज is missing from the book, are missing from, is missing from the book। मतलब समझ में आया ना, इस किताब में से एक के बाद एक पेज, मतलब कोई एक्शन बार बार सीक्वेंस में फॉलो हो तो हम आफ्टर से कनेक्ट कर देते हैं, पेज आफ्टर पेज इज या आर मिसिंग फ्रॉम, इस किताब से एक के बाद एक पेज मिसिंग हो रहे हैं या हो रहा है, या आपको सोचना, हो रहे हैं या हो रहा है। अच्छा, ये लो आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं, अब बता दो, एज यू विश। किस में यार, ऊपर वाले में, नीचे वाले में, या दोनों में? हाँ, दोनों में। पक्का? नीचे वाले में फिक्स है और ऊपर वाले में? हम्म, फोन में फ्रेंड करना चाहेंगे? ओके, चलिए, तो रूल बता दें। देखो इन दोनों में से एक ही स्ट्रक्चर सही है, एक सेंटेंस ही गलत है।
अब चलो बताओ, इतना हिंट दे दिया, एक तो सेंटेंस ही गलत है, वर्ब डिसाइड करना तो दूर की बात है, क्वेश्चन मानो ऐसे मत मानो कि वर्ब डिसाइड करनी है। अब एक सेंटेंस सही है, एक सेंटेंस गलत है, स्ट्रक्चर वाइज कौन सा सेंटेंस सही है? ओके, तो भेद खोल देते हैं, राज का पर्दाफाश कर देते हैं। अच्छा, एक सेंटेंस फिर ये भी ले लो, फिर एक साथ पर्दाफाश करते हैं। गांव के गांव बह गए। स्वेप्ट, स्वीप का मतलब क्या होता है? बहना। स्वेप्ट मतलब बह गए, मान लो बाढ़ आ गई, गांव के गांव बह गए। एक के बाद एक गांव, पहले एक गांव बहा, उसके देखे देखे दूसरा बह गया, बाढ़ बढ़ती गई, गांव के गांव बह गए। क्या है जाएगा? हैव। अब वही सेम चीज, सेंटेंस एक सही है, चलो भाई पर्दाफाश कर ही देते हैं। ये गलत है, ये गलत है ना? तो रूल सेज कि आफ्टर से जब कनेक्शन करोगे तो आप सिंगुलर सिंगुलर नाउन का ही करोगे, पहली कसम तो आपको ये, पहली कसम तो ये खाली कि आफ्टर, क्योंकि कल को अभी मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहा हूं, लेकिन एरर तो नाउन की भी आ सकती है, फिक्स थोड़ा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर आएगी। तो आपको स्ट्रक्चर क्या रखना है कि आफ्टर के बाद आप प्लूरल तो कनेक्शन करोगे ही नहीं, तो ये गलत, ये गलत। और चलो कनेक्शन सही समझ गए, अब बात करते हैं वर्ब डिसाइडिंग की। तो जब आपने सिंगुलर नाउन से कनेक्शन किया है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी। पेज आफ्टर पेज इज, विलेज आफ्टर विलेज हैज। डन। तो सेकंड स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर ही गलत है, वो तो देखना ही पाप है उसको तो, है ना, सोचना ही पाप है, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है ना। और फर्स्ट स्ट्रक्चर अगर सही है तो उसमें वर्ब डिसाइड कौन करेगा? अगर आफ्टर से कनेक्शन हो रहा है तो पहली बात सिंगुलर ही कनेक्ट होगा, वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर ही लगेगी। चलें आगे, रूल याद हुआ? हाँ, आफ्टर बिफोर कुछ भी आ जाए एक ही बात है ना? तो लॉजिक प्लस मैजिक से चल रहे हैं, चलो नेक्स्ट। अगर नाउन कनेक्टेड हो रहे हैं, देखो सेंटेंस कनेक्ट हो रहे हो तो फिर वो बात अलग हो जाती है, फिर टेंस के स्ट्रक्चर चलते हैं, बिफोर के बाद वाला टेंस। नाउन कनेक्ट हो रहे हैं, है ना? और मतलब मीनिंग ऐसा निकल रहा हो कि कोई जो नाउन है सीक्वेंस के बाद रिपीट हो रहा है, जैसे पहले एक गांव बहा, फिर एक गांव बहा, जैसे एक पेज मिसिंग हुआ, फिर दूसरा पेज मिसिंग हुआ, तो एक बार में तो 180 टाइम ही मिसिंग हो रहा है ना, तो इसलिए पेज आफ्टर पेज। ठीक है, डन। ये बताओ, रटा हुआ है ऐसे बोलो, पढ़ा हुआ तो नहीं है, पढ़ा हुआ है। आई एग्री टू दैट, नो बडी, नो वन, लेकिन व्हाट अबाउट फ्रेंड्स? अच्छा सुनो, इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग बताओ। नो बडी, उसके फ्रेंड्स के अलावा उसे कोई पसंद नहीं करता, तो फ्रेंड्स पसंद करते हैं मतलब, तो वो करते हैं ना मतलब, वो करते हैं, तो फिर क्या करें? एस वाला मतलब सिंगुलर, सिंगुलर मतलब यू आर कंसिडरिंग नोबडी एज द सब्जेक्ट, प्राइमरी सब्जेक्ट, है ना? अब क्या ख्याल है? अब कई हो के तो ख्याल ये कहेंगे सर सेम सेंटेंस दिया है, बट नहीं दिया है मैंने सेम सेंटेंस। टेल मी द डिफरेंस। एक कॉमा जिंदगी को बदल देता है। आपको मैंने एक सेंटेंस दिया था, हमारी हिंदी वाली मैडम बहुत सिखाती थी ऐसे, रुको कॉमा मत जाने दो, रुको मत जाने दो। तो अगर मैंने कॉमा रुको के बाद लगाया तो रुको मत जाने दो, यानी कि आपको रुकना है, जाना नहीं है, और मैंने कॉमा को हटा के मत के आगे लगा दिया, रुको मत जाने दो, तो उसका मतलब तो जाने दो। तो काफी फेमस सेंटेंस है, हमको तो सिखाते थे बचपन में से। सेकंड वाले में, सेकंड वाले में। हाँ टिक कर, वो भी आपको सोचना है। देखो वी आर इन द लर्निंग फेज, है ना? मैंने इसको इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आपकी बेस्ट पॉसिबल लर्निंग हो, है ना? अब वो आपको सोचना है, आप इसको एग्जाम पेपर मत मानो कि एग्जाम पेपर है भी सर आप दो दो क्वेश्चन एक साथ क्यों दे रहे हो, ऐसे मत सोचो, अभी लर्निंग फेज है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द थिंग्स। फर्स्ट वाले में से नोबडी लाइक्स हिम, लाइक्स ए लाइक एक्सेप्ट हिज फ्रेंड। अच्छा ठीक है, मतलब कॉमा के बाद वाला पहले अपन ये लाइक वाला सेंटेंस लेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट वाला बाद, ओके। और सेकंड में क्या करेंगे? कंटिन्यू रहेगा। तो देखो जब भी इंग्लिश में कोई फ्रेज कोई एक्सप्रेशन कॉमा और कॉमा में पैक हो,
तो एक्चुअली ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, इसको पढ़ी नहीं जाती एक बार के लिए। सो द सेंटेंस इज नो बडी, आपने सही कहा, नो बडी लाइक्स या लाइक, तो नो बडी के हिसाब से सिंगुलर चलता ही है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें नॉशनल कॉनकॉर्ड लगा है मीनिंग के हिसाब से, है ना। अच्छा चलो मीनिंग निकालते हैं। एक्सेप्ट हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के अलावा उसे कोई भी पसंद नहीं करता। तो आप फोकस कर रहे हो कि उसे कोई भी नहीं पसंद करता, और आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, एक्सेप्ट हिज फ्रेंड्स। एक्सेप्ट हिज फ्रेंड्स पसंद करते होंगे, वही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्सेप्ट हिज फ्रेंड्स इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मेन मुद्दा क्या है कि उसको कोई पसंद नहीं करता, तो आप उसको ऐसे तो ना कहोगे उसे कोई पसंद नहीं करते, ऐसे तो ना कहोगे, आप ऐसे कहोगे कोई पसंद नहीं करता, तो नोबडी के हिसाब से आपने लाइक्स भर दिया, फाइन। अब सेंटेंस अगला पढ़ो, नोबडी एक्सेप्ट हिज फ्रेंड्स लाइक्स लाइक हिम, कोई भी नहीं पर उसके फ्रेंड्स उसे पसंद करते हैं। अब की बार मुद्दा यह है कि उसके फ्रेंड्स उसे पसंद करते हैं, अब की बार मुद्दा यह नहीं है कि कोई उसे पसंद नहीं करता, कोई भी नहीं पर, एक्सेप्ट का मतलब बल्कि पर भी निकल जाता है, बल्कि उसके फ्रेंड्स तो हैं एटलीस्ट जो उसे पसंद करते हैं। तो यहां पे प्रॉक्सिमिटी लग गया, कॉमा हटते ही प्रॉक्सिमिटी लग गया, और कॉमा लगते ही नॉशनल लग गया, समझ गए। तो द आंसर इज यहाँ पे लाइक्स, यहाँ पे लाइक। आपने पिक सही किया, बट आपको फॉर रूल के हिसाब से इसको याद होना चाहिए, नॉशनल कॉनकॉर्ड एंड प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड। नॉशनल प्रॉक्सिमिटी क्या होता है कल डिस्कस कर चुके हैं, आइडिया के अकॉर्डिंग चलता है और नियरनेस के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, समझ गए। और कॉमा से सेपरेटेड हो, कॉमा हो, तो ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। और मीनिंग वाइज भी आप चेक कर रहे हो कि इसमें कोई उसे पसंद नहीं करता, ये मुद्दा है, और इसमें उसके फ्रेंड्स उसे पसंद करते हैं, ये मुद्दा है, समझ गए। नेक्स्ट, 60% ऑफ अवर पॉपुलेशन लिव्स या लिव इन विलेजेस। लिव्स, ये भी कॉमन है, तो ठीक है, मैं कंफ्यूजन क्रिएट कर, मैं किस लिए हूं, मैं किस लिए हूं, आपके जो रटी रटाई चीजों हैं उनको रूल्स में बदलने के लिए मैं, ठीक है। हाँ, 60% ऑफ अवर पॉपुलेशन लिव्स या लिव इन विलेजेस, इस जनसंख्या का 60% जनसंख्या आज भी गांव में रहती है या रहते हैं। ठीक है, अगले पे क्या ख्याल है फिर ये बताओ। 1 in 10 टेक्स या टेक ड्रग्स, हर 10 में से एक आदमी ड्रग्स लेता है या लेते हैं। हाँ, 10 में से एक लेता है, सही बात है, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग टेक्स, दोनों में सिंगुलर, पक्का। ओके, तो जब भी अपन रेशियो बताएंगे तो दो तरीके से होता है, एक तो होता है 1 in 10, 2 in 10, 3 in 10 ऐसे बताना, और एक होता है परसेंटेज में। जब भी परसेंटेज से रेशियो बताओ ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब, और जब भी इस फॉर्म में बताओ ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। तो देखो, बड़ी ही अचंभित करने वाली बात है कि मैं 60 के हिसाब से तो भर रहा हूं सिंगुलर और 1 के हिसाब से भर रहा हूं प्लूरल, ये थोड़ी अचंभित करने वाली बात है। बट यहां पे मुद्दा 60 का नहीं है, कल को 60 की जगह 1% होगा तो भी सिंगुलर है, और कल को 1 की जगह 2 हो जाएगा तो भी प्लूरल है। मतलब 1 2 3 नंबर तो मायने ही नहीं रख रहा है, मायने क्या रख रहा है, रेशियो किस फॉर्म में बताया गया है, परसेंटेज फॉर्म में बताया गया है या इस फॉर्म में बताया गया, तो जिस फॉर्म में बताया गया है वो मायने रख रही है, ठीक है, डन। परसेंटेज फॉर्म में सिंगुलर, और 1 in 10, 2 in 10, फिर चाहे वो 2 in 10 है, फिर चाहे वो 3 in 10, चाहे वो 10 on 10 है, लेकिन आप क्या लगाओगे, प्लूरल वर्ब लगाओगे, ठीक है बेटा। ठीक है, सो फर्स्ट में आ जाएगा लिव्स, सेकंड में टेक्स। नेक्स्ट चलते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन में बता चुके हैं कई बार, एक बार फटाफट से रिवाइज कराते हैं। ये मैंने उस टाइम भी कहा था कि सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में आएगा कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट से कनेक्शन हो रहा है, उसके जस्ट बाद में वर्ब आ रही है, तो ये एज ए सब्जेक्ट काम करता है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, तो वर्ब एक्चुअली सब्जेक्ट से चलनी चाहिए, तो सब्जेक्ट तो सिंगुलर प्लूरल, हु विच दैट सिंगुलर प्लूरल, ये कैसे पता चलेगा, उसके पिछले वाले नाउन से, उस नाउन को क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब पूर्व पद, एंटीसीडेंट का मतलब उसका पूर्व पद। देखो सेंटेंस, ये पूरा फिर डिटेल के लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो बनी हुई है हमारे साथ पास, उसकी आप देखो ना। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाली वर्ब उसके पहले आने वाले एंटीसीडेंट से डिसाइड होगी, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाली वर्ब उससे पहले, उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले एंटीसीडेंट्स के अनुसार फिक्स होगी। अगर इसके डायरेक्ट बाद में वर्ब आ रही है, मान लो बीच में कोई और सब्जेक्ट है, तो फिर वो सब्जेक्ट जो है वो डिसाइड करेगा, फिर इसका कोई रोल नहीं है और इसका भी कोई रोल नहीं है। लेकिन इसके डायरेक्ट बाद वर्ब आ रही है, बीच में कुछ आ ही नहीं रहा है, तो फिर ये वर्ब किससे चलेगी, एंटीसीडेंट से चलेगी, ठीक है। ओके, डिटेल के लिए प्लीज वॉच द रिलेटिव प्रोनाउन वाला वीडियो। देखो, इट इज आई
हु इज एम आर टू ब्लेम, ये वो मैं हूं जिस पर ब्लेम लगना चाहिए। तो हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसके बाद डायरेक्ट वर्ब आ रही है, तो कौन डिसाइड करेगा, एंटीसीडेंट, आई के हिसाब से क्या जाएगा, एम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज यू हु इज एम आर टू ब्लेम। अब हु के बाद क्या जाएगा, हु के बाद डायरेक्ट बाद में वर्ब है, तो एंटीसीडेंट कौन है, यू, तो यू के हिसाब से क्या जाएगा, आर। और इट इज ही, इट इज ही, तो तीनों में हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों रख दिया। तीनों में हु के बाद वर्ब, हु के बाद वर्ब, हु के बाद, तो डिसाइड कौन करेगा, आई, यू और ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आई के हिसाब से एम भरा, यू के हिसाब से आर भरा, और ई के हिसाब से इस भर दिया। ठीक है, डन। याद हो जाएगा, ये बड़ा इजी सा रूल है। और रिलेटिव प्रोनाउन में तो बड़ी डिटेल में किया था हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म, कि रिलेटिव प्रोनाउन के डायरेक्ट बाद में वर्ब आ रही है, तो उस वर्ब को उस रिलेटिव प्रोनाउन से पिछले एंटीसीडेंट से डिसाइड करवाना है। ठीक है, अब इसके थोड़े से एक दो एडवांस सेंटेंस देख लो इसी रूल के, है ना, क्योंकि ये तो इजी था, समझाने के लिए था, मतलब इतने इजी आएंगे नहीं एग्जाम में, पर ये समझाने के लिए था। जो एग्जाम में आएंगे वो कुछ ऐसे आएंगे। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट, हालांकि ये भी हमने उसमें कवर किए थे, है ना। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट्स दैट हैज ऑब्लिक हैव हैपेंड दिस ईयर। तो कोनी, आप चुप रहना, फिर आप उस क्लास में बैठे थे तो। हाँ नहीं, आपको नहीं बोलना। हाँ हाँ, दैट हैव हैपेंड, ये उन सारे महान इवेंट्स में से एक है जो कि इस साल हुआ है, कि हुए हैं, हैपन हुए हैं या हैपन हुआ है हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, उस रूल के अकॉर्डिंग चलें हम, तो हु विच दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है, तो एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया दैट, और उसके डायरेक्ट बाद में वर्ब आ रही है, तो उसका एंटीसीडेंट ढूंढना पड़ेगा। तो एंटीसीडेंट आपने ढूंढ दिया, ग्रेटेस्ट इवेंट्स, तो ग्रेटेस्ट इवेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से आपने क्या भर दिया, हैव भर दिया। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो। हम्म, क्या हो गया, हैंग हो गया, 1 सेकेंड। हाँ अब देखो, राम इज वन ऑफ दोज बॉयज, अरे 1 सेकेंड, ओके। सो ये वाला सेंटेंस कर रहे थे हम, ये वाला करना है मतलब अभी, है ना। राम इज वन ऑफ दोज बॉयज हु वाज या वर एब्सेंट यस्टरडे, तो सिमिलरली हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो उसके बाद वाली वर्ब इसके पिछले वाले एंटीसीडेंट से चलेगी, तो आप क्या कर दोगे, बॉयज के हिसाब से वर्ब भर दोगे, शायद ऐसे ही करोगे। ठीक है ना। अब तीसरा सेंटेंस देखो, इसमें बताओ, अब थे रिलेटिव प्रोनाउन वाली क्लास मतलब, हाँ नहीं नहीं, इधर ही लिए थे सारी ग्रामर क्लास, इधर ही लिए अपन ने। उधर कौन सी क्लास ली थी ग्रामर की, नाउन की क्लास भी इधर ही ली थी यार, उधर कब ली, ली नहीं, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा, एक बार भी नहीं ली। इधर ही पढ़ाए थे, उधर कब पढ़ा दी, पिछले साल ली हो गया तो। इस साल तो मैंने इसके अलावा, इस रूम के अलावा कहीं क्लास ली नहीं, मेरे को अच्छे से याद है। लास्ट ईयर भी मैंने कुछ क्लासेस ली थी, 9th में आए होंगे या तो आप, पता नहीं। ऐसे मैथ्स के बीच में इंग्लिश चला देता हूँ मैं कई बार। भ्रमित मत हो जाना, बीच बीच में इंग्लिश वाली फीलिंग आ जाती है, क्या पता मैथ्स के बीच में पढ़ाना शुरू कर दिया हो आपने। चलो एनीवेज, आ जाइए वापस। दिस इज ओनली वन ऑफ आर नॉवेल्स दैट इज या आर इन डिमांड नाउअडेज, है ना। तो आपने दैट रिलेटिव प्रोनाउन देखा, तो उसके बाद वाली वर्ब को उसके पिछले वाले एंटीसीडेंट से डिसाइड करना चाहिए। देखो तीनों ही केसेस में बात करते हैं, तीनों ही केस में आप एंटीसीडेंट ढूंढोगे ढूंढोगे। अब बात करते हैं कि वन ऑफ वाला जब एक्सप्रेशन आ जाता है, तो वन ऑफ वाला कुछ भी यहाँ पे नाउन आएगा हमेशा, 100% है। वन ऑफ के बाद एक नाउन आएगा, जैसे वन ऑफ के बाद इवेंट्स नाउन आ रहा है, वन ऑफ के बाद बॉयज नाउन आ रहा है, और वन ऑफ के बाद नॉवेल्स ओनली वन आ रहा है, लेकिन वन ऑफ के बाद नॉवेल्स जो आ रहा है, नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। अच्छा, इस नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो भी ठीक, ना आ जाए, जैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट एडजेक्टिव आ गया, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, तो कोई एडजेक्टिव आ जाए वो ठीक, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वन ऑफ के बाद एक नाउन तो आएगा ही आएगा, आएगा ना। तो बात यह है कि सर फिर है ना, इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट ये नाउन बनेगा या ये वन ऑफ बनेगा, ये मुद्दा है कि नाउन एंटीसीडेंट बनेगा या वन बनेगा। तो बेटा अगर केवल वन ऑफ लिखा हुआ है तो एंटीसीडेंट नाउन बनेगा, यानी कि मैं प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड लगाऊंगा, इसके जस्ट बगल वाला नाउन, इसके जस्ट बगल वाला नाउन, इसके जस्ट बगल वाला नाउन, फाइन। लेकिन अगर ओनली वन लिखा हुआ है तो फिर मैं नोशनल कॉनकॉर्ड लगाऊंगा, दैट मीन्स इसमें हर नॉवेल्स को भूलकर ओनली वन को मुझे
मेरा मेन एंटीसीडेंट मानना पड़ेगा। तो इवेंट्स के हिसाब से हैव, बॉयज के हिसाब से वर, और ओनली वन के हिसाब से इज। ठीक है, एनी वन आ जाता तो भी, मतलब ओनली नहीं, केवल केवल ओनली के लिए ये रूल है और किसी के लिए रूल नहीं है। ठीक है ना, कि नहीं तो भी फिर आपको वही लगाना है, प्रॉक्सिमिटी लगाना है। ठीक है, अच्छा अब इसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं। तो देखो मीनिंग वाइज देखो, राम इज वन ऑफ दोस बॉयज, राम उन लड़कों में से एक है जो कि कल एब्सेंट थे। तो सारे के सारे कल लड़के एब्सेंट थे, केवल अकेला राम ही थोड़ा ना था। बताओ, सारे के सारे, अगली बात क्या कह रहा है वो, अगली बात कह रहा है एब्सेंट होना। तो एब्सेंट एक था या सारे थे, ये सोचो। सारे थे। राम उन सारे लड़कों में से एक है ना जो सारे एब्सेंट थे, तो सारे ही थे ना भैया। अच्छा, ये वो उन सारे महान इवेंट्स में से हैं जो कि इस साल हुए हैं। तो सारे के सारे इवेंट्स जो हैं महान इसी साल हुए हैं, ये केवल अकेला वही हुआ है? सारे के सारे हुए हैं, उनमें से एक पिक करके आप बता रहे हो बस, क्या उनमें से एक ही है। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट सेंटेंस में मीनिंग में चेंजेस हैं। उन सारे के सारे नॉवेल्स में से केवल ये अकेला एक ऐसा नॉवल है जो कि डिमांड में है। तो सारे के सारे नॉवेल्स डिमांड में थोड़ी ना है, डिमांड में तो एक ही है ना, डिमांड में तो एक ही है ना। तो आप अगला एक्शन पकड़ो, अगला एक्शन सबसे कनेक्ट हो रहा है या एक से कनेक्ट हो रहा है? तो जब ओनली नहीं लग रहा था तो वो सबसे कनेक्ट हो रहा था, जब ओनली लग गया तो वो केवल उस एक से कनेक्ट है। अच्छा, कल को ओनली टू भी हो सकता है, तो वापस आर आ जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि ओनली लगते ही इज आएगा, मैंने ये कहा ओनली लगते ही ओनली वाली चीज वर्ब डिसाइड करेगी। अब आप चेक कर लेना वो सिंगल है कि प्लूरल। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि उसके सारे नॉवेल्स में से ये दो नॉवेल्स हैं जो डिमांड में, तो अब दो हो गए तो वापस आ जाएगा। समझ गए क्या बच्चे? बताओ, एनी डाउट्स? हो जाएगा ये? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब हमारे मुश्किल से एक दो रूल्स बाकी हैं, एक बार मुझे वो बता दो आप। टाइम कितना हुआ? 9:18। सिस्टम भी तंग कर रहा है। 1 सेकेंड। ठीक है, बताओ रूल बताओ, या फिर कल ही पढ़े, छोड़ो कल ही सीखेंगे, है ना? क्योंकि 3 या 4 रूल्स ले गए और मैं थोड़ा रफ नहीं पढ़ाना चाहता, रश नहीं करना चाहता, आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफी है। 3 या 4 रूल्स रह गए, वो बीच में वो पावर कट हो गया, नहीं तो पक्का आज हो जाता। बट कोई बात नहीं, तो कल हमको जैसे टाइम बच जाएगा तो कुछ और भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड